अफगानिस्तान, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी कहते हैं, जहाँ पर कोई ना रिसोर्सेज हैं, सिर्फ बंजर जमीन और पहाड़ हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? जिस पर पकड़ बनाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे यूएसए, रशिया, ब्रिटेन ने अपने अरबों डॉलर तक खर्च कर दिए और फिर भी उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तो इन सब का रीजन क्या है? इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसको समझने के लिए आपको पहले थोड़ी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। इन सब की शुरुआत होती है साल 1839, जब रशिया और ब्रिटेन दोनों ही अपना अफगानिस्तान पर इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे होते हैं। और इसका रीजन होता है अफगानिस्तान की साउथ एशिया में लोकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक है। रशिया जो होता है वो स्लोली अपना इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में बढ़ा रहा होता है और ये देखकर ब्रिटेन इस बात से डरा होता है कि रशिया कहीं इंडिया तक अपनी पहुंच ना बना ले। इसी के कारण ब्रिटेन अफगानिस्तान पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। ब्रिटेन और रशिया की इसी टसल को नाम दिया जाता है द ग्रेट गेम का। ब्रिटेन अपने इसी डर के कारण अफगानिस्तान पर 3 बार अटैक करता है और कब्जाने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों ही बार उसकी पूरी तरह से हार होती है। पहले एंग्लो अफगान वॉर होती है 1839 से 1842 के बीच में, जिसमें ब्रिटिशर्स बुरी तरह से हार जाते हैं। फिर ब्रिटेन 1878 से 1888 के बीच में अटैक करता है, जिसमें ब्रिटेन की जीत हो जाती है और फिर अपने इन्फ्लुएंस के अंडर वहां गवर्नमेंट स्टेबलाइज कर देते हैं। लेकिन ये जीत भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। तीसरी एंग्लो अफगान वॉर जो होती है उसमें किंग अमनुल्लाह खान की लीडरशिप के अंडर ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक होता है और अफगानिस्तान पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद करीब 10 साल तक, यानी 1919 से 1929 तक किंग अमनुल्लाह खान ही अफगानिस्तान पर राज्य करता है और मॉडर्नाइजेशन भी लाता है, सेकुलर लॉज लाता है, स्कूल और रेलवेज को भी बिल्ड करता है। अब 1933 में जहीर शाह जो होता है वो अफगानिस्तान का आखिरी राजा बनता है और यही वो समय होता है जब अफगानिस्तान थोड़ा स्टेबल होता है और ग्रेजुअली मतलब धीमे धीमे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा होता है। जहीर शाह अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन लाता है। इसके साथ ही 1964 में जहीर शाही कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं अफगानिस्तान में, जिसके अंडर वो अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को बिल्ड करते हैं और उसको 2 हाउस, और उसमें जो पार्लियामेंट होता है उसमें 2 हाउस भी बनाते हैं। जहीर शाह अपने कजिन दाऊद खान को अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, जिस पर वो बहुत ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो असली पावर अपने हाथ में ही रखते हैं। इतना सब तो कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, पार्लियामेंट दी, प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन अफगानिस्तान में होता वही है जो जहीर शाह चाहता था और इस कारण से वहां की आम जनता में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और इस बात को लेकर साइलेंटली प्रोटेस्ट भी शुरू होने लगते हैं। अब आता है साल 1973 और इसी बीच जहीर शाह की हेल्थ अचानक खराब होने लग जाती है। क्योंकि अफगानिस्तान में अब कोई भी अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे, इसलिए वो इटली जाता है अपना इलाज करवाने। जैसे ही वो इटली जाता है, उसके पीछे से उसके सबसे भरोसेमंद कजिन दाऊद खान तख्ता पलट कर देता है और गवर्नमेंट पर अपना कंट्रोल कर लेता है। और ये करने में अफगानिस्तान की आम जनता और आर्मी भी उसका साथ देती है, क्योंकि वो भी इतने सालों की राजशाही से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि अब देश में डेमोक्रेसी आए। तख्ता पलट की खबर जहीर तक भी पहुंच जाती है कि अफगानिस्तान में ये सब हो गया है। जहीर शाह ये समझ जाता है कि अगर अब वो वापस गया तो उसको मार दिया जाएगा, इसलिए वो इटली में ही असाइलम ले लेता है और इधर दाऊद खान अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट नियुक्त कर देता है। इतना सब करने के बाद भी दाऊद खान भी एक गलती कर देता है। वो डेमोक्रेसी तो इंप्लीमेंट करता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा देता है कि इलेक्शन सिर्फ उसकी ही पार्टी लड़ेगी और केवल उसी की ही पार्टी एग्जिस्ट करेगी अफगानिस्तान। ये सब देखकर अफगानिस्तान की जनता फिर से अपने आप को वही ठगा सा महसूस करती है कि डेमोक्रेसी होने के बाद भी उसके पास किसी और को चुनने का राइट ही नहीं है। और फिर धीमे धीमे इनके राज्य में महंगाई और गरीबी बढ़ने लग जाती है, जिससे लोग तंग आने लगते हैं और जनता के बीच में गुस्सा और बढ़ने लगता है। दाऊद खान एक गलती ये भी करता है कि वो जो डेवलपमेंट भी कर रहा होता है वो सिर्फ बड़ी सिटीज में करता है और जो छोटे टाउन्स हैं, सिटीज हैं, वहाँ हालत और खराब होने लगती है। इससे वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है उसमें और गुस्सा बढ़ने लगता है। ये सब देखकर और दाऊद खान से परेशान होकर वहाँ के ग्रुप्स मिलकर एक पार्टी बनाते हैं और उसका नाम देते हैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, यानी PDPA।
पीडीपी एक कम्युनिस्ट पार्टी होती है और इस पर यूएसएसआर का फुल इन्फ्लुएंस भी होता है। वहीं अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत खराब हो चुकी होती है और बेरोजगारी भी बढ़ रही होती है। इस कारण पीडीपीए अफगानिस्तान में काफी पॉपुलर पार्टी बन जाती है और ये सब दाऊद खान को भी समझ आ रहा होता है, इसलिए वो पीडीपीए को दबाने की कोशिश करने लगता है, उनके लीडर्स को जेल में डालने लगता है। इसी बीच पीडीपीए का एक बड़ा नेता मीर अकबर खैबर को मार दिया जाता है। इसके बाद तो बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं पूरे अफगानिस्तान में और सिचुएशन दाऊद खान के कंट्रोल से पूरी तरह से हाथ से निकल जाती है। पीडीपीए को वहां के लोगों का सपोर्ट तो मिलता ही है, इसके साथ दाऊद खान की आर्मी के जो हायर कमांडर्स होते हैं उनका भी उनको फुल सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण पीडीपीए पूरे अफगानिस्तान में पॉपुलर और ताकतवर पार्टी बन जाती है। अब इसके बाद 27 अप्रैल 1978 को दाऊद और उसकी फैमिली को मार दिया जाता है और एक बार फिर अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है। पीडीपी अफगानिस्तान में पावर में आ जाती है। नूर मोहम्मद तराकी अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाता है। नूर मोहम्मद यूएसएसआर का फेवरेट आदमी होता है क्योंकि यह भी यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। नूर मोहम्मद के आते ही अफगानिस्तान में बड़े चेंजेस शुरू हो जाते हैं। ये कंट्री रेडिकल इस्लामिस्ट से हटकर एक लिबरल कंट्री बनने लगती है। नूर अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन और सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने लगता है। विमेंस के अधिकार बढ़ा दिए जाते हैं। फीमेल्स अब एजुकेशन ले सकती हैं, वो फ्रीली रोड में घूम सकती हैं, फैशन कर सकती हैं, अपने पसंद के कपड़े पहन सकती हैं, ड्राइव कर सकती हैं खुद की कार को। नूर मोहम्मद ने उस समय एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था और रिलीजियस एजुकेशन को सिलेबस से बैन कर दिया था। रिलीजियस लीडर्स के इन्फ्लुएंस को कम कर दिया था, यहां तक कि पब्लिकली रिलीजन को दिखाने से भी बैन कर दिया गया था। नूर ने मिनिमम मैरिज की एज को भी बढ़ा दिया था, फोर्स्ड मैरिज को बैन कर दिया था और विमेंस को वर्क फोर्स और पॉलिटिक्स में भी सपोर्ट करता था। नूर मोहम्मद यही नहीं रुका। यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस के अंदर उसने अफगानिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए, जिसमें यह होता था कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको वो जमीन देनी होती थी जिनके पास कम जमीन है। इसके साथ ही उसने एग्रीकल्चर पर लिया हुआ कर्ज भी माफ कर दिया था, जिससे सबके बीच में इक्वालिटी आ पाए। अब इन सबसे होता क्या है कि जो लोग गवर्नमेंट का अपोज करते थे वो कहने लगते हैं कि गवर्नमेंट ये सब करके जो अफगान की वैल्यूज हैं उसको हर्ट कर रही है, इस्लाम को खतरा है इस सब चीजों से। ये सब देखकर जो अफगानिस्तान में बड़े बड़े लैंड ओनर होते हैं, मौलाना होते हैं, वो सब इकट्ठा आकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट विरोध करने लगते हैं। सरकार भी इनके विरोध को दबाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लड़ाई बढ़ती चली जाती है। लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाने लगते हैं। पूरे अफगानिस्तान में इस्लाम को बचाने के नाम पर वायलेंस शुरू हो जाता है और ये जो वायलेंस हो रहा होता है ये अफगानिस्तान के अलग अलग एरियाज में लोग ग्रुप्स बनाकर गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट कर रहे होते हैं। कोई ग्रुप इस्लामिक लीडर्स का होता है, कोई लोकल लीडर्स का होता है और कुछ जो स्टूडेंट्स ग्रुप्स होते हैं, और इन्हीं ग्रुप्स को बोलते हैं मुजाहिदीन। मुजाहिदीन दरअसल उनको बोलते हैं जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हैं। इन्हीं कुछ मुजाहिदीन के साथ मिलिट्री के लोग भी शामिल हो जाते हैं, जिनका मकसद होता है पीडीपीए की गवर्नमेंट को हटाना। पीडीपीए की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में नूर मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर होता है और हफीजुल्ला अमीन होता है इनका फॉरेन मिनिस्टर। यूएसएसआर नूर पर तो पूरा ट्रस्ट करता है, लेकिन अमीन पर बिल्कुल नहीं करता था। यहां तक कि उस समय की ये अफवाह भी फैलाई कि अमीन जो है वो सीआईए का एक एजेंट है। फिर मार्च 1979 का टाइम आता है और नूर मॉस्को में जाता है, जहां उसको ये यकीन दिलाया जाता है कि अमीन यूएस सीआईए के लिए का ही काम करता है और ये भी गाइडलाइंस नूर को दी जाती है कि वो अमीन को मिनिस्ट्री से हटाए और सोशल रिफॉर्म्स करना थोड़े कम करे, जिससे उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें कमी आए। इधर सीआईए अमीन को यह बता देती है कि नूर वापस आकर ऐसा कुछ करने वाला है। नूर के अफगानिस्तान वापस आते ही अमीन सीआईए के साथ मिलकर नूर और उसकी फैमिली को एयरपोर्ट में ही मार देता है और खुद पीएम बन जाता है। जैसे ही ये न्यूज यूएसएसआर तक पहुंचती है, उनको लगता है कि अब अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहिदीन लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनका आदमी था नूर, उसको सीआईए अमीन के साथ मिलकर मरवा देती है और ये सीधा चैलेंज होता है यूएसएसआर को। ये सब देखकर यूएसएसआर ये समझ जाता है कि अफगानिस्तान में अब चीजें यूएस के मुताबिक ही चलेंगी
और इन्हीं सब से फ्रस्ट्रेट होकर यूएसएसआर 24 दिसंबर 1979 को अपनी हजारों सैनिकों के साथ काबुल में एंटर हो जाता है और अफगानिस्तान के कई मेजर एरियाज में अपना कंट्रोल कर लेता है। अमीर को मार दिया जाता है और यूएसएसआर अपना एक आदमी अफगानिस्तान में रूल करने के लिए बना देता है, जिसका नाम होता है बबराक कमाल। ये सब देखकर दुनिया भी यूएसएसआर का विरोध करने लगती है, लेकिन यूएसएसआर अपनी सफाई में बोलता है कि अफगानिस्तान में उसने अटैक नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान की मदद की है वहां के एक्सट्रीमिस्ट से लड़ने के लिए। ये सब अफगानिस्तान की आम जनता को अच्छा नहीं लगता और वो ज्यादा से ज्यादा मुजाहिदीन बनने लगते हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा होता है, ये सब यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ये एक तरह से यूएस की हार होती है। यूएस उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जो जिमी कार्टर ये बोलते हैं कि यूएसएसआर अफगानिस्तान में जो भी कर रहा है ये एक डायरेक्ट थ्रेट है यूएस के लिए, और अगर इसके लिए यूएस को फायर पावर का यूज भी करना पड़े तो वो करेगा। तो अब यूएस की एंट्री होती है यहां से। अभी तक तो आपने ये जान लिया कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री क्या है और वहां पर यूएसएसआर की कैसे एंट्री हुई, क्या क्या सारे वो चीजें हुई अभी तक अफगानिस्तान में। इस पार्ट में आपको ये सब चीजें पता चल गई। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें आपको जब यूएस की मेन एंट्री होती है अफगानिस्तान में, उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है, क्या चीजें होती हैं, ये आपको सेकंड वीडियो में जानने को मिलेगा।